नमस्कार, हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट का जिक्र फिर से सुनने में आया। और ये बात सीधे हमें इतिहास में ले जाती है, जब भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना था। हाँ, बिल्कुल। ये सोचना दिलचस्प है कि आज जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है, उसकी जड़ें कितनी पुरानी और कैसी हैं। और देखिए, यही आज हमारी चर्चा का मुद्दा भी है। ब्रिटिश भारत के वो शुरुआती बहुत महत्वपूर्ण औपनिवेशिक कानून यानी कॉलोनियल एक्ट्स। हमारे पास कुछ विश्लेषण हैं इन एक्ट्स पर, तो आज हम इन्हीं को थोड़ा खोलकर समझेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कौन सा एक्ट कब आया, बल्कि ये समझना है कि इनकी मुख्य बातें क्या थीं और इन्होंने भारत में मतलब शासन और कानून को कैसे शेप दिया। सही कहा, नींव कैसे रखी है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए तो फिर इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। अच्छा, हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक मैचिंग वाला सवाल भी था। एक तरफ चीजें हैं जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सुप्रीम कोर्ट, मिशनरियों को इजाजत, लॉ मेंबर जी, और दूसरी तरफ है इनसे जुड़े एक्ट्स। तो ये एक अच्छा फ्रेमवर्क बन सकता है हमारी बातचीत के लिए। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। तो शुरुआत करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। हाँ जरूर। देखिए, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वो एक तरह से राज ही कर रही थी। तो लंदन में जो ब्रिटिश संसद थी, उसे लगा कि भाई इन पर कुछ तो नियंत्रण, कुछ लगाम लगानी जरूरी है। ये एक्ट उसी दिशा में पहली कोशिश थी। अच्छा, पहली कोशिश। हाँ, और इसी कोशिश का एक बड़ा नतीजा निकला 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ये सिर्फ एक अदालत नहीं थी, ये भारत में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था को मतलब औपचारिक रूप देने का एक बड़ा कदम था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये नियंत्रण या ये कोर्ट वाकई जमीन पर उतना असरदार था? कंपनी के अफसर क्या सच में काबू में आए? ये बड़ा वाजिब सवाल है। शायद पूरी तरह नहीं। तभी तो देखिए, सिर्फ 11 साल बाद ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आ गया। हाँ, यहाँ से चीजें और पेचीदा होती हैं ना। बिल्कुल। 1773 वाले एक्ट से ब्रिटिश सरकार शायद पूरी तरह खुश नहीं थी, तो पिट्स इंडिया एक्ट ने शिकंजा और कसा। इसने बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण परिषद। अब कंपनी के जो राजनीतिक और सैनिक मामले थे, उन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा दखल बढ़ गया, पहले से कहीं ज्यादा। अच्छा, तो ये एक तरह का दोहरा नियंत्रण हो गया, डुअल कंट्रोल। हाँ, सही समझे आप। एक तरफ कंपनी के अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो व्यापार वगैरह देखते थे, और दूसरी तरफ ये नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया जो राजनीतिक और सैन्य मामलों पर नजर रखता था और सीधे ब्रिटिश सरकार को जवाब देता था। मतलब साफ है कि ब्रिटेन धीरे धीरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, कंपनी के जरिए से ही। बिल्कुल, सत्ता का खेल चल रहा था। कंपनी के व्यापारिक हित एक तरफ और ब्रिटिश साम्राज्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षा दूसरी तरफ। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लगभग 30 साल बाद चार्टर एक्ट 1813, इसकी क्या खास बातें थी? 1813 वाले एक्ट में दो चीजें बहुत अहम हैं। पहली तो ये कि इसने पहली बार ऑफिशियली इंग्लिश मिशनरियों को भारत आने, यहाँ बसने और अपना धर्म प्रचार करने की इजाजत दी। अच्छा, मिशनरियों को अनुमति। इसका सामाजिक असर तो काफी गहरा पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसी एक्ट में पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए अलग रखने का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए? ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि शायद जमीन पर उतना असर नहीं हुआ, पर कम से कम सोच में तो बदलाव दिख रहा है। हाँ, ये एक शुरुआत थी। अब इसके पीछे मंशा क्या थी, ये बहस का विषय है। क्या वो भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते थे या फिर उन्हें अपने प्रशासन के लिए पढ़े लिखे क्लर्क चाहिए थे? ये भी हो सकता है। वजह चाहे जो भी हो, कागज पर ही सही, ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ठीक है। और फिर इस कड़ी में अगला अहम पड़ाव आया, चार्टर एक्ट 1833। इसने क्या बदला? 1833 का एक्ट तो कई मायनों में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, मतलब सत्ता का केंद्रीकरण और बढ़ गया। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन। हाँ, लेकिन शायद सबसे जरूरी बात थी गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर यानी कानूनी सदस्य को शामिल करना। लॉ मेंबर? जी हाँ, और पहले लॉ मेंबर बने लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले, हाँ नाम तो सुना है। इनका काम था भारत के लिए कानूनों को कोडिफाई करना, मतलब एक व्यवस्थित रूप देना।
क्योंकि इतने बड़े और अलग-अलग तरह के रिवाजों वाले देश पर शासन करने के लिए एक जैसे कानून जरूरी समझे आने लगे थे। समझ गया। तो ये भारत को एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की तरफ एक और कदम था। बिल्कुल, कानूनों का केंद्रीकरण। तो अगर हम अपने शुरू वाले मैचिंग सवाल पर वापस जाएं, तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जुड़ा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। सही। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ये हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। जी हाँ, मिशनरियों को इजाजत मिली चार्टर एक्ट 1813 से, बिल्कुल। और लॉ मेंबर की नियुक्ति हुई चार्टर एक्ट 1833 में। हाँ जी, मैकॉले वाला। हाँ, तो मतलब A2, B1, C3, D4 ये मैचिंग बिल्कुल सही है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक्ट्स सिर्फ कानून नहीं थे, ये वो सीढ़ियां थीं जिनसे ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत कम होती गई और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ता गया। इन्होंने उस प्रशासनिक और कानूनी ढांचे की नींव डाली जिस पर आगे पूरा ब्रिटिश राज टिका। बिल्कुल। और यहाँ एक जरूरी सवाल दिमाग में आता है क्या? कि इन शुरुआती कानूनों ने जिस कानूनी और प्रशासनिक रास्ते पर भारत को डाला, उसका आज़ादी के बाद हमारे अपने भारत पर कितना और कैसा असर रहा है? ये सोचने वाली बात है। क्या आज भी हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे सोचने के तरीकों में कहीं न कहीं अनजाने में ही सही उस दौर की छाप बाकी है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।